डियर ऑल स्टूडेंट्स, और आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य क्लासेस के अंदर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आपका डेली एक नया लेक्चर अपलोड किया जाता है जिसमें हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक्स के सब्जेक्ट के बारे में। क्या हाइड्रोलिक्स में आज आपका दूसरा लेक्चर ऐड होने वाला है। जैसा कि देखो, मैंने आपके लिए पिछली वीडियो के अंदर बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि आपका सेकंड लेक्चर जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो आपका आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस चैप्टर से जो आपका आज आपका नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला, लेक्चर नंबर दूसरा स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, जिसमें आपके लिए बताया ध्यान रखना कि इसमें आपके हमेशा किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठोगे जेईई के एग्जाम देने, तो हमेशा इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा आता है स्टूडेंट्स। या आज मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने जितने भी एग्जाम दिए उसमें से मैंने हमेशा इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन डेली हर एक बार आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बात करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल के लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स। तो यार चैप्टर नंबर दूसरा होगा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो स्टूडेंट देखो, बात मैं कहूंगा पहले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि क्या प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या है। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, ठीक है, और फ्लूइड का मतलब क्या होता है तरल। कि आखिरकार किसी तरल के अंदर कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ये चीज हमारे लिए बतानी है स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो देखो बिना कुछ देरी करते हुए मैं बताऊंगा आखिरकार किसी तरल के अंदर कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, डिप्लोमा वाला तो डिप्लोमा वालों के लिए, लेकिन ये हमेशा किसी भी जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डिप्लोमा वालों के लिए तो है, ये पहला क्वेश्चन लिखाऊंगा यही क्वेश्चन है और यही आता है। ठीक है, देखो इसमें ले बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। आज आपका सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, होने वाला नहीं हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, यानी किसी तरल के अंदर कितनी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, किसी तरल के अंदर निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से पाए जाते हैं मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक होता है घनत्व, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। ध्यान रखना, इसे हम द्रव्यमान घनत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान घनत्व भी कहते हैं। हाँ स्टूडेंट ध्यान रखना, मास डेंसिटी भी कहा जाता है। क्यों इस बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन यही पूछा गया था कि यानी मास डेंसिटी किसे कहते हैं। उसमें लिख रहा था किसी तरल की यानी किसी फ्लूइड के पर यूनिट वॉल्यूम के मास को क्या कहते हैं, मास डेंसिटी कहते हैं। उसमें डेंसिटी नहीं लिख रहा था, उसमें लिख रहा था मास डेंसिटी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, डेंसिटी के लिए एक और नाम होता है, क्या होता है, मास डेंसिटी भी होता है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं आखिरकार मास डेंसिटी। और इसके बाद दूसरा होता है आपका आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। एक होता, तीसरा होता आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट। एक होता आपेक्षिक आयतन। एक होता है आपेक्षिक आयतन हो गया, श्यानता ये विस्कोसिटी। एक होती है, छठा होता है निरपेक्ष गतिक श्यानता। ठीक है, इसके बाद एक होता है साथ में, एक होती है पृष्ठ तनाव। एक होता है पृष्ठ तनाव या ससंजन, कोजन, यानी पृष्ठ तनाव को कहते हैं सरफेस टेंशन, ससंजन, कोजन। इसके बाद नवा होता है आसंजन। दसवां होता है, एक और होता है केशकात्व। एक और होती है संपीड़िता, कंप्रेसिबिलिटी। केशकात्व को इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरिटी। आई होप आपके ये चीज समझ में आ गई कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो बात करते हैं आखिरकार सबसे पहले डेंसिटी की, आखिरकार डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो एक एक प्रॉपर्टी की एक तरीके से समझाते चलेंगे और ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेंसिटी, क्या आखिरकार डेंसिटी होती है, तो वो डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो डेंसिटी को हम ध्यान रखना रो से डिनोट करते हैं। किससे? रो से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। ठीक है, रो इक्वल टू होता है एम अपॉन वी होता है। क्या होता है? एम अपॉन वी, जहां एम होता है फ्लूइड का मास यानी द्रव्यमान, और वी का मतलब होता है आयतन। ठीक है, यानी आयतन किसका होगा? फ्लूइड का होगा। तो यानी हम कह सकते हैं किसी फ्लूइड के
द्रव्यमान व आयतन, मास व वॉल्यूम के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उस तरल का घनत्व कहते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, एक बार लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। किसी तरल के इकाई आयतन के द्रव्यमान को, किसी तरल के इकाई आयतन के द्रव्यमान को ही उस तरल का घनत्व कहते हैं, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, रो इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन v होता है, जहां m क्या होता है द्रव्यमान, v क्या होता है आयतन। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे, ध्यान रखना स्टूडेंट, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपके लिए पता होनी चाहिए कि यूनिट इसकी क्या होती है, मास की क्या होती है केजी, और वॉल्यूम की कितनी होती है मीटर की होती है, यानी कितनी आ जाएगी केजी प्रति मीटर की। आई होप आपके ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, देखो दोबारा से बोलूं, या कह सकते हैं किसी तरल के इकाई आयतन के द्रव्यमान को ही उस तरल का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, या कह सकते हैं किसी तरल के द्रव्यमान व उसके आयतन के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उस तरल का घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ाते, अब इसका देखो घनत्व ध्यान रखना, देखो कुछ चीज आपके लिए पता होनी चाहिए, जैसे पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व होता है 1000 केजी प्रति मीटर की होता है डियर स्टूडेंट, कितना होता है 1000 केजी प्रति मीटर की। ध्यान रखना कितने पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, इसके बाद रो पारा मरकरी, मरकरी जो होता है 13550 से लेकर 13600 तक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद रो समुद्री पानी का जो होता है 1025 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ये चीज आपके लिए देखो याद रहनी चाहिए, हमेशा किसी कंपटीशन के अंदर पूछ लेता है, या हम न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर इन चीजों का डायरेक्ट यूज होगा, तो आपके लिए ये तीनों वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, समझ में आ गया नहीं। पानी का घनत्व कितना होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब, पानी का होता है 13550 से लेके 13600 तक। ठीक है, आप 13550 भी यूज कर सकते हो, 13600 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा यूज किया था, अधिकतर 13600 यूज किया था। ठीक है, समुद्री पानी का होता है 1025 केजी प्रति मीटर की होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया घनत्व, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन तो आपने लिख ली होगी, जैसे मैंने ये बोली थी उसी लिख लेना अच्छे से सही। ठीक है, वीडियो को ना रोक के, तो मैं जब लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर, वीडियो लंबी रहती है अगर किया था। ठीक है, दूसरा इसके बाद आता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व क्या आखिरकार आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, इंग्लिश में से कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो ध्यान रखना S इक्वल टू होता है तरल का घनत्व अपॉन के होता है मानक तरल का घनत्व। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, या लिख सकते हैं आप, ध्यान रखना आपके में लिख रहा होगा द्रव का घनत्व अपॉन के 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। दोनों का एक ही मतलब है, ध्यान रखना। ठीक है, तरल का घनत्व है, इसका मतलब तरल आखिरकार कुछ भी हो सकता है। मानक तरल का देखो, अगर मान चलो लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, यानी तरल आपका, यानी ये देखो इसकी सतह से होता है, यानी कोई एक तरल होता है, जैसे पेट्रोल दे दिया और उसकी आपके लिए स्पेसिफिक डेंसिटी दे दी कि कुछ भी है। ठीक है, तो पेट्रोल क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसके लिए तरल तो हो गया यहाँ पर पेट्रोल। ठीक है, और अगर यानी पेट्रोल की आपके लिए स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखी है, गिवन कर रखी है, और उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो देखो क्या होता है कि पेट्रोल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता नहीं होता, तो मानक तरल का जो घनत्व होगा ना लिक्विड फॉर्म के लिए, कोई सा भी चीज हो, ध्यान रखना कौन कौन से, पेट्रोल हो, डीजल हो, या आपका समुद्री पानी हो, या आपका पारा हो, ये सारी की सारी चीज किसके अंतर्गत आती है, पानी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जिनके लिए मानक तरल जो लगता है वो हमेशा पानी लगता है, तो यानी डिवाइड में क्या लगेगा, हमेशा पानी का घनत्व लगता है, जो मैंने ये नीचे वाला लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वायु आती है तो वायु के लिए अलग होता है, इस वजह से मैंने तरल का घनत्व लिखा है। ठीक है, जब यहाँ पर वायु होती है तो वायु, यहाँ पर पानी यूज नहीं होता है, पर वायु का मानक तरल घनत्व, वायु का घनत्व स्टैंडर्ड पानी यूज होता है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो देखो अब मैं इसे देखो लिख रहा हूं, आप नोट कर लेना। ठीक है, दोबारा से बोलूं तो क्या कहेंगे, किसी तरल के घनत्व
वह मानक तरल के घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एस से दर्शाते हैं। तो स्मॉल एस इक्वल टू होता है तरल का घनत्व बट्टे मानक तरल का घनत्व, या लिख सकते हैं हम और करके द्रव का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यार ये बात आपके लिए समझ में आ गई, यानी मानक तरल स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है, समझ में आ गया होगा। जैसे अब मैं आपसे कहूंगी आखिरकार कि पेट का पारे का अपेक्षित घनत्व कितना हुआ, कितना होगा, देखो निकालते हैं कैसे निकलेगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा था रो पारा इक्वल टू कितना लिखा था, 13,600 लिखा था कि नहीं लिखा था, अरे लिखा था कि नहीं। ध्यान रखना स्पेसिफिक डेंसिटी का कोई मात्रक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है, घनत्व से घनत्व की यूनिट कट जाएगी, तो इस वजह से इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो देखो इसका आखिरकार यानी मैं पारे का आपेक्षिक घनत्व निकाला, तो एस पारा इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो द्रव का घनत्व क्या हो जाएगा यहाँ पर पारा, 13,600। पारा क्या होता है, लिक्विड पानी के लिए लगा के चलेंगे तो पानी का कितना आता है 1000, 20 से 20 कट गया तो कितना आ गया 13.6। ऐसे करके वो दे रखा होता है, आया समझ में नहीं आया। यानी स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखी होगी तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, या डेंसिटी दे रखी है तो उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा अब आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब आगे बढ़ाते हैं। अपेक्षिक घनत्व हो गया, ठीक है, लिख लिया होगा, इसकी शॉर्ट भी ले लिया होगा अब तक तो आप लोगों ने। तो नेक्स्ट बढ़ाते हैं, अपेक्षिक घनत्व हो गया, इसके बाद बात करते हैं अपेक्षिक भार। तीसरा पॉइंट अपेक्षिक भार। आखिरकार अपेक्षिक भार क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखना है, स्पेसिफिक वेट के लिए स्मॉल w से दर्शाते हैं। स्मॉल w इक्वल टू होता है कैपिटल W अपॉन v होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्या होता है, कैपिटल W अपॉन v होता है। तो जहां w होता है भार, भार वेट, और v होता है आयतन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हम कहेंगे किसी तरल के इकाई आयतन के भार को, किसी तरल के इकाई आयतन के भार को उस तरल का आपेक्षिक भार कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। समझ में आगे नहीं आ जा, यानी किसी तरल के इकाई आयतन के भार को, किसी तरल के इकाई आयतन के भार को ही क्या कहते हैं, उस तरल का आपेक्षिक भार कहते हैं, जिसे हम स्मॉल w से दर्शाती है, जिसका मात्रक कितना होगा, यूनिट कितनी होगी इसकी, भार का मात्रक न्यूटन और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी इसका मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, एक बार लिख लेना आप लोग। अपेक्षिक भार हेडिंग डालना, स्पेसिफिक वेट डालना। क्या स्पेसिफिक वेट क्या होता है, किसी तरल के इकाई आयतन के भार को उस तरल का आपेक्षिक भार कहते हैं। समझ में आ गया होगा, जिसे स्मॉल w से दर्शाते हैं। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर की होता है, क्योंकि स्मॉल w इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल W अपॉन v होता है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ाते हैं, आपेक्षिक भार हो गया, इसके बाद चौथा पॉइंट आता है आपेक्षिक आयतन। स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए v के लिए स्मॉल v से दर्शाते हैं। स्मॉल v इक्वल टू होता है कैपिटल V अपॉन m स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया, यानी स्मॉल v इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल V अपॉन m। तो यानी ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, देखो क्या कहेंगे, किसी तरल के इकाई द्रव्यमान के आयतन को, जहां v क्या होता है आयतन और द्रव्यमास m होता है द्रव्यमान। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यानी v क्या हो गया आयतन और m क्या हो गया द्रव्यमान यानी मास। तो हम कहेंगे किसी तरल के इकाई द्रव्यमान के आयतन को ही क्या कहती है, उस तरल का आपेक्षिक आयतन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ गया, यानी किसी तरल के इकाई द्रव्यमान के आयतन को ही क्या कहते हैं, उस तरल का आपेक्षिक आयतन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम स्मॉल v से दर्शाते हैं। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, आयतन का मात्रक, वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब और मास का केजी। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल v इक्वल टू 1 अपॉन के m अपॉन v लिख सकते। अरे v आपके ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये किसके बराबर होता है, ये मैंने सबसे पहले बताया था, डेंसिटी के बराबर होता है। तो स्मॉल v इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन रो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
ठीक है, ये कंडीशन याद रखना कि स्मॉल v इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/रो के बराबर होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आपेक्षिक आयतन हो गया, इसके बाद बात करते हैं, जल्दी जल्दी तो नहीं बता रहा हूं, बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हमारे समझ में आ गया। इसके बाद पृष्ठ तनाव, कोई सीक्वेंस थोड़ी नहीं है, जो याद आया वो लिखनी होती है। ठीक है, इसके बाद सरफेस टेंशन कहते हैं इसे इंग्लिश में पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव होता है सिग्मा इक्वल टू होता है आपका एफ अपॉन एल डियर स्टूडेंट। क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो यानी देखो क्या कहेंगे, किसी तरल की एकांक लंबाई पर, मान चलो कोई इसमें की तरफ भरा हुआ है, अरे ऐसे करके लंबाई ली है एल, और इस पे यानी इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, पानी, और इस पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, तो यानी इसकी लंबाई एल है। तो हम कहेंगे किसी तरल की एकांक लंबाई पर, किसी तरल की एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को, लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, जिसे हम किसी दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, यानी किसी तरल की एकांक लंबाई, किसी तरल की एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। लिख लिया होगा, दोबारा से बोल रहा हूं, किसी तरल की एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, जिसे हम इस सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल होता है। इसका जो मात्रक होगा कितना होगा, एफ का मात्रक न्यूटन, फोर्स का मात्रक न्यूटन, और एल का मात्रक मीटर, न्यूटन प्रति मीटर होता है इसका मात्रक, यानी यूनिट कितनी होगी आपकी, न्यूटन प्रति मीटर होती है स्टूडेंट। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं, इसकी सोल्व ले लो। ठीक है, यूनिट इसकी लिख लिया, हो गया होगा। देखो पृष्ठ तनाव हो गया, इसके बाद बात करते हैं ससंजन। ठीक है, क्या आखिरकार ससंजन क्या होता है, ससंजन ऐसे इंग्लिश में कहते हैं, कोल्जन कहती है। तो ये ससंजन का मतलब समझते हो, देखो ससंजन का मतलब आपने पढ़ा होगा, ससंजक बल आसंजक बल, वही चीज होती है कि ससंजन का मतलब होता है कि तरल का वह गुण जो एक ही पदार्थ के अणु को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। हाँ समझ में आया। तो यानी दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ससंजन क्या कहलाता है, किसी तरल का वह गुण जो एक ही पदार्थ के अणुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, उसे ही क्या कहते हैं, ससंजन कहते हैं। और इसी के ऊपर एक होता है ससंजक बल, ससंजक बल को कहते हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं डियर स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, ससंजन क्या कहलाता है कि तरल का वह गुण जो एक ही पदार्थ के अणुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। जैसे चौक के जो अणु होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, चौकी तो होता है खाली, वो उसके साथ और कुछ तो होता नहीं है, तो वही चीज क्या कहलाती है, ससंजन क्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आएगा। किस प्रॉपर्टी होती है, ससंजन होती है, कोजन होता है। ठीक है, तो यानी ससंजन क्या होता है, बनी तरल, किसी तरल का वह गुण जो एक ही पदार्थ के अणुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, उसे ही कहते हैं ससंजन कहते हैं। और इसी के ऊपर होता है ससंजक बल, यानी एक ही पदार्थ, वह बल जो एक ही पदार्थ के अणुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं ससंजक बल। समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आता है आसंजन। क्या आता है, आसंजन। तो डियर स्टूडेंट देखो आसंजन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या था, सारे के सारे अणु जो थे एक जैसे थे, जैसे यहाँ पर मैंने चौक की बात कही थी, चौक के जो पार्टिकल होते हैं एक जैसे होते हैं, शेप से आपस में जुड़े होते हैं इस बॉडी के यहाँ। ठीक है, आसंजन होता है किसी तरल का वह गुण जो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। तरल का वह गुण जो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं आसंजन। और इसी के ऊपर होता आसंजन बल, यानी ध्यान से सुना, आसंजन बल क्या होता है, किसी तरल का वह गुण, किसी तरल पर लगने वाला वह बल जो एक अलग अलग पदार्थों के अणुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, उसे कहते हैं आसंजन बल। जैसे इस बोर्ड पर इस इंक का लिखना, अरे चिपकी हुई है तो किसके कारण, ये बोर्ड अलग मटेरियल है, इंक अलग मटेरियल है, तो ये चीज किसके कारण है, आसंजन क्रिया के कारण आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। आई होप आपकी ये समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो आगे बढ़ती है, ससंजन हो गया, आसंजन हो गया। इसके बाद बात आती है केस कात्व। क्या आता है, केस कात्व। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकती है चौक,
चाक का बनना, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में ये इसमें लिखना चाहो तो बोर्ड पर इंक का लिखना, बोर्ड पर इंक से लिखना। केस का ध्यान देना, देखो केस का तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कैपिलरी कहती है इसे इंग्लिश में, क्या कहते हैं, कैपिलरी। अब कैपिलरी क्या कहलाती है कि ध्यान से सुना कि जब कोई कांच की सीधी एक वक्राकार नली, कांच की एक सीधी वक्राकार नली जो दोनों सिरों पर खुली होती है, जब किसी द्रव के अंदर सीधी खड़ी की जाती है तो आपने देखा होगा पानी जो होता है क्या होता है, ऊपर चढ़ने लगता है व नीचे उतरने लगता है। तो नली के अंदर द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, केस काप्त कहलाती है। डियर समझ में आ गया होगा केस काप्त क्या होता है कि कैपिलरी क्या कहलाती है, जब दोनों सिरों यानी एक समान काट की वक्राकार नली, कांच की वक्राकार नली जो दोनों सिरों पर खुली हो, ठीक है, जब किसी द्रव के अंदर सीधी खड़ी की जाती है तो नली के अंदर द्रव जो होता है ऊपर चढ़ने लगता है व नीचे उतरने लगता है। तो नली के अंदर द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की प्रक्रिया की क्या कहते हैं, केस काप्त कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो डियर स्टूडेंट्स देखो आगे मैं लिख देता हूँ इस चीज के लिए, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो तो कहेंगे जब वक्राकार नली, वक्राकार कांच की नली जो दोनों सिरों पर खुली हो, जो दोनों सिरों पर खुली हो, उसे द्रव के अंदर सीधा खड़ा किया जाता है। तो नली के अंदर द्रव ऊपर हुआ नीचे चलने लगता है, चलने ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने लगता है, ठीक है स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो नली के अंदर द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की प्रक्रिया को ही केस काप्त तो कहते हैं। आई होप आपकी चीज समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ठीक है। देखो जब किसी वक्राकार कांच की नली जो दोनों सिरों पर खुली हो उसे द्रव के अंदर सीधा खड़ा किया जाता है तो नली के अंदर द्रव ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने लगता है। तो नली के अंदर द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केस काप्त कहते हैं। आई होप आपकी चीज समझ में आई होगी अच्छे से डियर स्टूडेंट, ठीक है। केस काप्त समझ में आ गया, कैपिलरी समझ में आ गई आपकी। तो अब बात करते हैं आखिरकार विस्कोसिटी की, आखिरकार श्यानता क्या होती है डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखो बात करेंगे आखिरकार श्यानता की, आखिरकार श्यानता क्या होती है, नेक्स्ट ड्राइंग से श्यानता की आखिरकार श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी। तो डियर स्टूडेंट देखो बात करेंगे, मैं बताऊंगा आगे, पहले सिर्फ ध्यान से सुनना श्यानता क्या कहलाती है, ध्यान से सुनना है। यानी तरल का वह गुण जो तरल की विभिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है। डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना है, श्यानता कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है किसी तरल का वह गुण जो तरल की विभिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है, उसी क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट जिसे हम किसी नोट करते हैं म्यू से नोट करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है
म्यू इंटू डी यू अपॉन के डी वाई। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या आता है टाउ अपॉन के डी यू अपॉन के डी वाई। आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यानी किसका, श्यानता का, डियर। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना एक और बार, श्यानता क्या होती है कि तरल का वहगुण, किसी तरल का वहगुण जो तरल की विभिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, जिसे म्यू से नोट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है टाउ डी यू अपॉन के डी वाई। टाउ क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है, इसके बाद डी यू अपॉन डी वाई जो होती है वेग परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन होता है। समझ में आ गया। ठीक है, या आप शियर स्ट्रेन भी कह सकते हो, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी भैया, तो ध्यान रखना यूनिट जो होती है एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है पास यानी न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, या पास्कल सेकेंड भी लिख सकते हो। ठीक है, जो एसआई पद्धति में होती है दोनों के दोनों मात्रक। और एक होता है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस में होता है डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। या पॉइस भी होता है, क्या होता है, पॉइस। ठीक है, ध्यान रखना एक पॉइस इक्वल टू जो होता है 1/10 पास्कल सेकेंड होता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कितना होता है 1/10 पास्कल सेकेंड होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके लिए। ठीक है, तो या एक बार इसका मतलब ये तो लिख रहा है 1/10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर लिख रहा है जो मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, एक चीज तो लिख दी है, ध्यान रखना ये किस किस की मात्रा होती है, श्यानता के विस्कोसिटी के इतने सारे मात्रा होते हैं। ध्यान रखना अगर ये चीज अगर आपके लिए याद है तो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा पिछली बार भी देखो मैं इस बार एसएससी का एग्जाम देके आया था तो उसमें भी आया था और इससे पिछली बार देके आया था तो उसमें भी आया था। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या क्या नहीं श्यानता का ये मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक है, या फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, ये चीज आपके लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, श्यानता ध्यान से सुनना क्या होती है दोबारा से कि विस्कोसिटी क्या होती है कि तरल का वहगुण जो तरल या किसी तरल का वहगुण जो तरल की विभिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहती है, जिसे हम म्यू से नोट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है टाउ डी यू अपॉन डी वाई होता है, जिसका मात्रा कितना होता है पास्कल सेकंड होता है या न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये किसमें होता है, एसआई में होता है। सीजीएस में क्या होता है डाइट सेकंड प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या पॉइस होता है। एक पॉइस इक्वल टू आपके लिए पता होना चाहिए कितना होता है 1/10 पास्कल सेकंड होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके नियम। आई होप आपके समझ में आ गया। तो इस चीज के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके टॉपिक के लिए आगे बढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, हो गया होगा। देखो अब आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद बात आती है निरपेक्ष गतिक श्यानता, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, निरपेक्ष गतिक श्यानता। निरपेक्ष गति की श्यानता क्या होती है, तो स्टूडेंट देखो निरपेक्ष गति की श्यानता के लिए हम न्यू से डिनोट करते हैं, किससे, न्यू से। एक होता है म्यू, ध्यान रखना ये वाला जो होता है ये होता है न्यू। न्यू इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्मॉल वी टाइप होते हैं, इसका जो सिंबल होता है स्मॉल वी टाइप होता है, ध्यान रखना। तो न्यू इक्वल टू होता है म्यू अपॉन के रो, यानी हम कहेंगे किसी तरल की श्यानता व उस तरल के घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस तरल की निरपेक्ष गतिक श्यानता कहते हैं। समझ में आ गया, ध्यान से सुनना है। किसी तरल के, देखो इसे कहेंगे श्यानता और ये होता है घनत्व इंटेंसिटी। तो हम कहेंगे किसी तरल की श्यानता व उस तरल के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, उस तरल की निरपेक्ष गतिक श्यानता कहते हैं, जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बोल रहा हूं किसी तरल की श्यानता व उस तरल के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष गतिक श्यानता कहते हैं, जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू इक्वल टू क्या होता है म्यू अपॉन के रो होता है। अब इसकी यूनिट कितनी होगी, ध्यान रखना ऐसा करती में इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। सॉरी शायद एक बार यही होती है। ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होती है। समझ में आ गया होगा, यानी कि यही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे पद्धति में क्या होती है मीटर स्क्वायर प्रति
सेकंड होती है। या ध्यान रखना स्ट्रोक भी होती है एक, क्या होती है, स्ट्रोक भी होती है। ये किस में होती है, सीजीएस में होती है, ठीक है, ये किस में होती है, सीजीएस पद्धति में इसका मतलब होता है स्ट्रोक, ठीक है। अब एक स्ट्रोक इक्वल टू पता होना चाहिए कि आपके लिए आखिरकार कितना होता है, तो ध्यान रखना एक स्ट्रोक इक्वल टू होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार एक स्ट्रोक इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। और ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रा कितना होता है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। आई होप आपके ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कौन कौन चीज बता दी है, एक आध दो चीज रह गई होगी। उससे पहले देखो जो चीज रह गई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को बैक करके, ठीक है। कि अब मैं इससे पहले कुछ आपके लिए एक दो न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके बाद जो टॉपिक रह गया उस टॉपिक के लिए कल को बनाएंगे, ठीक है। देखो जैसे कि इसमें एक बुक है, इसमें देखो कुछ न्यूमेरिकल भी रखे होंगे इसी चीजों के ऊपर। देखो जैसे कि सबसे पहले टॉपिक हम बात करते हैं, हमने जैसे सबसे पहले टॉपिक किया था डेंसिटी, स्पेसियो डेंसिटी, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या रखा है कि किसी द्रव का आयतन, किसी द्रव का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है द्रव का, ऐसा न्यूमेरिकल है, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल है, इसमें क्या रखा है, द्रव का आयतन V इक्वल टू क्या रखा है, 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर है स्टूडेंट, ध्यान रखना। अब एक चीज याद रखना, 1 लीटर इक्वल टू जो होता है ना 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। यानी 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है आपका, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इसमें इसका क्या रखा है, किसी द्रव का आयतन क्या रखा है 1 लीटर, उसका भार क्या रखा है, भार, द्रव का भार क्या रखा है, कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू क्या रखा है उसने, 7 न्यूटन है। कितना है, 7 न्यूटन। तो आपके लिए फाइंड आउट करना है कि द्रव का विशिष्ट भार यानी आपेक्षिक भार, द्रव का आपेक्षिक भार यानी स्मॉल डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद घनत्व निकालना है, द्रव का घनत्व, यानी रो का मान निकालना है। इसके बाद उसका आपेक्षिक घनत्व भी निकालना है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व भी ज्ञात करना है, यानी एस का मान भी फाइंड आउट करना है। देखो दी तो बस 2 चीज है, लेकिन निकल वाली इसमें बहुत सारी चीज। तो देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। ये तब डब्ल्यू पता है और बी पता है, स्मॉल डब्ल्यू निकालना, तो निकल क्या जाएगा, क्योंकि क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी ना होता है। और मैंने बताया था ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेड होता है, यानी किसी तरह के भार व आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, उस तरह का अपेक्षिक भार कहते हैं। तो डब्ल्यू का मान कितना क्या रखा, 7 न्यूटन, ठीक है। और इसका मान कितना आएगा, इससे चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, तो कितना आएगा 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। वैल्यू लगाओ यहाँ पर कितना आएगा, 10⁻³ ठीक है। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 7000 हो जाएगा। इसका मात्रा कितना हो जाएगा, देखो भार का मात्रा कितना होता है न्यूटन, और वॉल्यूम का मात्रा मीटर क्यूब, तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। समझ में आ गया होगा आपकी। एक आंसर तो ये हो गया, यानी पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरी बात उसने क्या कहा है कि उसका घनत्व निकालना है, ठीक है। क्योंकि बताओ स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना होता है, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी तो होता है, अरे होता ही नहीं होता, क्योंकि W बराबर कितना होता है, mg होता है कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं होता। तो लगाओ इसमें जो कितना आएगा, स्मॉल w इक्वल टू आएगा mg अपॉन v, ठीक है। अगर g आगे लिख लिया जाए तो m अपॉन v किसके बराबर होता है, रो के। तो स्मॉल w इक्वल टू कितना आएगा, रो इंटू जी। एक रिलेशन भी होता है स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी के बीच में, ठीक है। w बराबर रो इंटू जी। तो हमारे रो का मान निकालना है, तो रो इक्वल टू कितना आएगा, स्मॉल w अपॉन जी। स्मॉल w का मान निकाला था, कितना आया था 7000, अपॉन क्या जाएगा g का मान 9.81। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, सॉल्यूशन करोगे तो इसका मात्रक निकल के आएगा। उसमें देखो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो आप करके देखना है। इसका मात्रक निकलेगा 713.55 kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा।
इसके बाद बात करते हैं रो का मान निकल के आ गया। अब निकालेंगे देखो एस का मान, तो एस इक्वल टू क्या होता है, रो द्रव बट्टे, देखो द्रव की बात कर रहा है तो नीचे क्या लगेगा, रो पानी, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एस द्रव का मान कितना निकला था, 713.55, रो पानी 1000, डिवाइड करेंगे तो 0.713 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। इसका तो कोई मात्रक नहीं होता है। जो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, ठीक है, यही आंसर आ रही है। तो अगर आपके लिए यानी आज का सेशन अच्छा लगा है तो देखो पहले आप इसकी सॉल्व लो, ठीक है। क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चन बढ़ा के देखना और करके देखना, जो नहीं होती है आप मेरे से कहना भैया ये वाला नहीं हुआ, ठीक है। तो डिस्टेंस क्वेश्चन को आज बस इतना ही आज के लिए। अगर आज आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।